अकबर बादशाह का ज़माना में जो कॉइन था उस कॉइन का प्राइस बहुत बढ़ गया, अभी बढ़ते जा रहा है। तो क्या तुम सप्लाई भी उसका बढ़ा सकते हो? तुम क्या अकबर बादशाह को कब्र से उठा के बोलोगे चल और कॉइन छाप, क्या तेरा कॉइन का जो है सप्लाई प्राइस बहुत बढ़ रहा है, हम लोग को सप्लाई बढ़ाना होगा? सप्लाई बढ़ सकता है उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी छाप के चले गया बेचारा, अब वो फिक्स्ड है नंबर में। समझ में आ रहा? अब इसका दाम जितना भी बढ़े इसका सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं आ सकता है। तो सर आप तो पढ़ाए थे लॉ ऑफ सप्लाई अभी, कि लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो हाँ बाबू वो बढ़ेगा, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई फंक्शन क्या करता है? एक कमोडिटी और उसका डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाएगा, उसी को ये बताता है। समझ में आया? तो व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सप्लाई और उसका डिटर्मिनेंट्स के बीच में कैसा रिश्ता है उसी रिश्ता को बताता है। कौन बताता है? सप्लाई फंक्शन। क्लियर? हम लोग सब ये चीज नोटिस नहीं किए है कि जब आलू प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आलू का, प्याज का, ये सब का दाम, सब्जी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मोहल्ला में जितना भी नाश्ता वाला लोग है जो आलू चॉप बेच रहा है, ब्रेड पकौड़ा बेच रहा है, प्याजू बेच रहा है, ये सब क्या करता है? ये लोग अपना दुकान को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल इनपुट का प्राइजेस बहुत बढ़ गया। 50 रुपये के जी आलू मिल रहे हैं, 150 रुपये के जी प्याज मिल रहे हैं, वो बेचेगा 4 रुपया 5 रुपये में आलू चॉप या ब्रेड पकौड़ा, कोई खरीदेगा? खरीद तो लेगा लेकिन उसका थोड़ी प्रॉफिट होगा, उसका तो नुकसान में हो जाएगा। 150 रुपये के जी अगर वो प्याज लाकर तुमको 2 रुपये में आलू चॉप या 3 रुपये में समोसा बेचेगा तो उसका तो लॉस हो गया। तो जब इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होता है सप्लाई डिक्रीज हो जाता है ना? जब सब्जी एंड ऑल का, प्याज आलू का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जितना भी नाश्ता दुकान वाला लोग है वो लोग अपना सप्लाई को कम कर देता है, कोई तो बंद कर देता है। सेलर का क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर का प्राइस लेकर, ये भी उसका सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब देखो तुम लोग को एक स्टोरी सुना रहे हैं, एकदम रियल स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। तुम लोग को अगर याद होगा नहीं होगा, आज से 5-6 साल पहले एक अफवाह उड़ गया था कि नमक जो है कल से नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट से नमक शॉर्ट हो जाएगा, 200-300 रुपये के जी मिलने वाला है नमक। अब यही वाला अफवाह पूरा फैल गया था। हम घर में सो करते, मेरी अम्मी बोली उठाकर जल्दी जाओ नीचे से जितना दुकान में जो नमक मिल रहा है खरीद लो, क्योंकि कल से 200 रुपये के जी हो जाएगा नमक और मिलेगा नहीं, परेशानी हो जाएगा। हम भी उठ के गए कि ठीक है चलो भाई, शाम का टाइम था, 8 बजे गए। तो उस वक्त हम लोग मार्केट में रहते थे, कोहिनूर मार्केट में। तो एक मोदी दुकान था जहां पे नमक बाकी था, बाकी सब जगह का नमक खत्म, और वो मोदी दुकान का है नमक सजा हुआ है। हम उसके पास गए, बोला कि भाई नमक दे दो, तो बोला कि नहीं देंगे। बोला क्या नहीं दोगे? बोल रहे नहीं आज नहीं देंगे, अभी सब दुकान का खत्म हो जाएगा, कलई वाला नमक को 500 रुपये करके बेचेंगे हम। दिया नहीं वो हमको, हम आ गए, सब दुकान में खत्म, घर आ गई। अब दूसरा दिन न्यूज़ में पता चल रहा है सब अफवाह था, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो वो जो सेलर था, वो जो मोदी था, उसको क्या एक्सपेक्टेशन था कि कल मेरा प्राइस और बढ़ेगा, तो जब कल प्राइस और बढ़ेगा तब हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, अभी क्यों बेचें? तो अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर मेरा प्रोडक्ट का दाम बढ़ने वाला है तो करंट सप्लाई को वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब महंगा होगा तब महंगा दाम में बेचेंगे। आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये चैप्टर का 2 पार्ट है, एक पार्ट है सप्लाई और दूसरा पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई वाला पोर्शन आज हम कर लेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो देखो ये डिमांड और ये चैप्टर और डिमांड वाला जो चैप्टर है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही टाइप में चैप्टर है, बट जो डिमांड चैप्टर का रूल्स था ना, सप्लाई में बस उसी को ऑपोजिट हो जाएगा। डिमांड में तुम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो क्योंकि डिमांड कौन जनरेट करता है? कंज्यूमर। सप्लाई में तुमको प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखना होगा क्योंकि सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर या सेलर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी that the producer is willing to produce and offer for sale in the market at a particular price during a particular period of time is known as supply। ये है बुक का डेफिनेशन सप्लाई का। क्या मतलब? सप्लाई का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो सप्लायर या प्रोड्यूसर रेडी है प्रोड्यूस करने के लिए और मार्केट में बेचने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसी को बोला जाता है सप्लाई। अब देखो बहुत लोग जो है ना सप्लाई और स्टॉक के बीच में कंफ्यूज कर जाता है। बहुत कोई को लगता है ना कि सप्लाई का मतलब क्या है? स्टॉक। लेकिन सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस है। सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है अभी हम समझा देंगे। मान लो ये एक ज़मीन है, ये एक
ज़मीन का टुकड़ा है, हम इसमें खेती कर रहे हैं और खेती करके हम एक साल में इससे 1000 केजी चावल हम उगा लिए। ये ज़मीन में खेती करके हम एक साल में 1000 केजी राइस को ग्रो किए हैं। ये 1000 केजी में से 200 केजी जो है हम अपने घर के लिए रख दिए। हम बोले नहीं, घर में पूरा साल खाएंगे। 800 केजी जो है हम मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है। तो सप्लाई कितना होगा? 800 केजी। समझ में आ गया? टोटल प्रोडक्शन का वो अमाउंट, वो यूनिट जो तुम मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसी को बोला जाता है सप्लाई। लेकिन मेरे पास स्टॉक कितना है? 1000 केजी। टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज अ स्टॉक। एक टाइम पीरियड में तुम्हारे पास जितना सामान अवेलेबल है उसको बोला जाएगा स्टॉक, और टोटल स्टॉक का वो पोर्शन जो तुम बेचने के लिए रेडी हो मार्केट में, उसको बोला जाएगा सप्लाई। तो देखो एक पॉइंट यहां से क्लियर हुआ कि ये है स्टॉक, ये है सप्लाई। सप्लाई कभी भी स्टॉक से ग्रेटर नहीं होगा, या तो उसके बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। तुम्हारे पास जितना स्टॉक ऑफ गुड्स है तुम उतना ही सप्लाई करोगे या उससे कम करोगे, उससे ज़्यादा का तो कोई चांस नहीं है। तो क्लियर हो गया सप्लाई और स्टॉक के बीच का डिफरेंस, क्या सप्लाई है क्या स्टॉक है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे में इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है? द सप्लाई, द क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस एन ऑफर फॉर सेल। जब एक प्रोड्यूसर, एक सिंगल प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस करके बेचने के लिए मार्केट में रेडी है, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब एक फर्म का, एक इंडिविजुअल का जो सप्लाई है वो क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग सब जो है कोलकाता का कपड़ा का सेलर है, प्रोड्यूसर है। अब हम जो है पूरा साल में मान लो 10,000 मीटर जो है कपड़ा सेल कर रहे, तो ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। तो कोई 15,000 टन, कोई 15,000 मीटर कर रहा है, कोई 20,000 मीटर कर रहा है, कोई 500 मीटर कर रहा है। जब सब का जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मार्केट सप्लाई का मतलब होता है जितना भी सप्लायर है सब का सप्लाई को ऐड कर दो, और इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक सिंगल सप्लायर का जो क्वांटिटी सप्लाइड है, एक सिंगल प्रोड्यूसर का जो क्वांटिटी सप्लाइड है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, और दूसरा हम लोग पढ़े कि इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बीच में क्या फ़र्क है, या दोनों का क्या मतलब है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो फैक्टर जो सप्लाई को डिटरमाइन करता है। डिमांड में भी था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, था या नहीं था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड था ना। उसी तरह सप्लाई में भी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। इसका मतलब वो चीज़ जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, सप्लाई को कम ज़्यादा होने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अच्छा, अब तुम लोग सब दुकानदार बन जाओ, तुम लोग अब दुकानदार के हिसाब से समझो। तुम कोई सामान बेच रहे हो और वो सामान का दाम बढ़ रहा है, तो तुम ज़्यादा बेचने का कोशिश करोगे या कम? जैसे कि मान लो तुम्हारा ये मार्कर का दुकान है, अब मार्कर आज 5 रुपये में बिक रहा था, कल हो गया 6, उसके बाद हो गया 7, तो तुम लोग ज़्यादा बेचोगे या कम बेचोगे? बोलो। ज़्यादा बेचेंगे, है ना। सब्जी वाला जो है, आलू प्याज वाला लोग जो हो गया है, आलू प्याज का दाम बढ़ता है तो लोग कम बेचने मांगते हैं या ज़्यादा बेचने मांगते हैं? ज़्यादा बेचने मांगता है। क्यों? जब दाम बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर दाम घट रहा है तो वो लोग क्या करेगा? सप्लाई को
कम कर देगा। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे करके डिमांड सप्लाई को डिटरमाइन करता है? व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस द सेलर विल सप्लाई मोर ऑफ दैट कमोडिटी बिकॉज हायर द प्राइस हायर विल बी द प्रॉफिट। कब क्लियर हो गया पहला पॉइंट? कोई डाउट इसमें? समझ में आया ना? चलो दूसरा है गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का क्या गोल है, सेलर का क्या गोल है, सेलर का क्या एम है, ये भी सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सेलर का 3 मोटिव रहता है, 3 गोल रहता है। क्या है वो? पहला सेल्स मैक्सिमाइजेशन, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तीसरा रिस्क मिनिमाइजेशन। प्रोड्यूसर का कितना गोल रहता है? 3। कौन कौन सा? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन। अगर प्रोड्यूसर का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स बढ़ाना है, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा या कम करेगा? ज़्यादा करेगा, है ना, क्योंकि सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। अगर प्रोड्यूसर का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा या कम करेगा? ज़्यादा करेगा, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई करेगा तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसका गोल है रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क कम लेना है, तो ज़्यादा सप्लाई करेगा या कम करेगा? कम करेगा, क्योंकि कम सप्लाई करेगा तो कम रिस्क। समझ में आया बात? तो गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर कैसे करके सप्लाई को डिटरमाइन करता है? प्रोड्यूसर का क्या गोल है वो मेरा डिमांड को, सप्लाई को डिटरमाइन होने में मदद करता है। अगर प्रोड्यूसर का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। अगर प्रोड्यूसर का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तभी भी वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर का गोल है रिस्क मिनिमाइजेशन, तो वो कम सप्लाई करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? चलो अब थर्ड आते हैं, इनपुट प्राइजेस। थर्ड क्या है? इनपुट प्राइजेस। इनपुट प्राइजेस का मतलब क्या है? इनपुट प्राइजेस का मतलब है प्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जब तुम कुछ सामान बनाने के लिए कुछ तो तुमको डालना होगा ना, इनपुट डालेंगे तभी तो आउटपुट निकलेगा। कुछ सामान डालेंगे तभी तो कुछ बन के बाहर आएगा। ऐसे फूंक के जादू मार के तो कुछ नहीं बन जाएगा ना। तुमको कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, मेहनत, पैसा डालना पड़ेगा ना, तब कुछ प्रोड्यूस होगा। तो जो सामान को बनाने के लिए हम लोग पैसा या लेबर या रॉ मटेरियल डालते हैं, उसको बोला जाता है इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट प्राइजेस कैसे करके तुम्हारा डिमांड को, सप्लाई को डिटरमाइन करता है? देखो, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अपना मोहल्ला में नजर आता है। हम लोग सब ये चीज़ नोटिस नहीं किए हैं कि जब आलू प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आलू का, प्याज का, ये सब का दाम, सब्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मोहल्ला में जितना भी नाश्ता वाला लोग है, जो आलू चॉप बेच रहा है, ब्रेड पकौड़ा बेच रहा है, प्याजू बेच रहा है, ये सब क्या करते हैं? ये लोग अपना दुकान को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल इनपुट का प्राइजेस बहुत बढ़ गया। 50 रुपये के जी आलू मिल रहे हैं, 150 रुपये के जी प्याज मिल रहे हैं। वो बेचेगा 4 रुपया 5 रुपये में आलू चॉप या ब्रेड पकौड़ा, कोई खरीदेगा? खरीद तो लेगा, लेकिन उसका थोड़ी प्रॉफिट होगा, उसका तो नुकसान में हो जाएगा। 150 रुपये के जी अगर वो प्याज लाकर तुमको 2 रुपये में आलू चॉप या 3 रुपये में समोसा बेचेगा, तो उसका तो लॉस हो गया। तो जब इनपुट प्राइसेस इंक्रीज होता है, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है ना। जब सब्जी एंड ऑल का, प्याज आलू का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितना भी नाश्ता दुकान वाला लोग है, वो लोग अपना सप्लाई को कम कर देते हैं, कोई तो बंद कर देता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में क्या क्या आता है? रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आता है? टी कॉफी तो एग्जाम्पल हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे करके मेरा सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? देखो, दो गुड्स है एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, टी एंड कॉफी। तुम दोनों बनाकर बेच रहे हो, चाय भी और कॉफी भी। चाय का दाम बढ़ गया तो तुम क्या ज़्यादा बनाओगे, चाय या कॉफी? कॉफी बनाओगे। तुम कॉफी ज़्यादा बनाओगे, चाय ज़्यादा बनाओगे।
है ना? क्यों? क्योंकि भाई चाय महंगा हो गया है तो महंगा सामान बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और तो देखो चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी का सप्लाई कम हो गया। क्यों? क्योंकि चाय अब महंगा हुआ है तो लोग ज़्यादा चाय बेचने का कोशिश करेगा। चाय वाला लोग बोलेगा नहीं कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, कॉफ़ी नहीं में चाय पी लीजिए ना। क्यों? क्योंकि चाय महंगा है, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसी तरह अगर मान लो कॉफ़ी महंगा हो जाता है तो वो लोग चाय कम करके कॉफ़ी बेचने लग जाएगा। ये चीज़ जब हम लोग नोटिस करते हैं, जब चिकन महंगा होता है तो फिर अंडा रोल ज़्यादा सेल होने लग जाता है, बीफ रोल ज़्यादा सेल होने लग जाता है ना? लेकिन जब चिकन सस्ता होता है तो चिकन का आइटम ज़्यादा बेचते हैं हम लोग। क्यों? समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है, जब प्राइस एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ेगा तो दूसरा का सप्लाई कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? टेक्निक ऑफ, देखो तुम्हारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी तुम्हारा सप्लाई को डिटरमाइन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर तुम्हारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट आता है, क्या मतलब है, पहले जो हम काम कर रहे थे उसको करने में आधा घंटा लग रहा था, हमको एक ऐसा टेक्निक पता चला है ना, यही काम को अब हम 15 मिनट में कर ले रहे हैं, तो जाहिर सा बात है मेरा सप्लाई इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ गया है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? इंप्रूवमेंट आ गया। तो इंप्रूवमेंट आने की वजह से मेरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, मेरा सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। क्या मतलब है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस का? क्या इससे समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस कैसे करके मेरा सप्लाई को डिटरमाइन करता है। अब देखो सेलर का क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर का प्राइस लेकर, ये भी उसका सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब देखो तुम लोग को एक स्टोरी सुना रहे हैं, एकदम रियल स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ है। तुम लोग को अगर याद होगा नहीं होगा, आज से 5-6 साल पहले एक अफवाह उड़ गया था कि नमक जो है कल से नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट से नमक शॉर्ट हो जाएगा, 200-300 रुपये केजी मिलने वाला है नमक। अब यही वाला अफवाह पूरा फैल गया था। हम घर में सो करते, मेरी अम्मी बोली उठाकर जल्दी जाओ नीचे से जितना दुकान में जो नमक मिल रहा है खरीद लो, क्योंकि कल से 200 रुपये केजी हो जाएगा नमक और मिलेगा नहीं, परेशानी हो जाएगा। हम भी उठ के गए कि ठीक है चलो भाई। शाम का टाइम था, 8 बजे गए, तो उस वक्त हम लोग मार्केट में रहते थे, कोहिनूर मार्केट में। तो एक मोदी दुकान था जहाँ पे नमक बाकी था, बाकी सब जगह का नमक खत्म, और वो मोदी दुकान का है नमक सजा हुआ है। हम उसके पास गए, बोला कि भाई नमक दे दो, तो बोला कि नहीं देंगे। हम बोला क्या नहीं दोगे? बोल रहे नहीं आज नहीं देंगे, अभी सब दुकान का खत्म हो जाएगा, कल ही वाला नमक को 500 रुपये करके बेचेंगे हम। दिया नहीं वो हमको, हम आ गए, सब दुकान में खत्म, घर आ गई। अब दूसरा दिन न्यूज़ में पता चल रहा है सब अफवाह था, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो वो जो सेलर था, वो जो मोदी था, उसको क्या एक्सपेक्टेशन था कि कल मेरा प्राइस और बढ़ेगा, तो जब कल प्राइस और बढ़ेगा तब हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, अभी क्यों बेचें। तो अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर मेरा प्रोडक्ट का दाम बढ़ने वाला है, तो करंट सप्लाई को वो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब महंगा होगा तब महंगा दाम में बेचेंगे। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? क्या बोलने मांग रहे हैं हम? एंड वाइस वर्सा भी होगा। अगर सेलर को लगता है कि नहीं आगे चल के मेरा प्रोडक्ट का दाम घटने वाला है, तो चलो अभी जो रेट में मिल रहा है बेच के हटाओ। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये सब मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है, जो मेरा सप्लाई को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ डिमांड था ना, उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई भी है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट
other things remaining constant. When the price of a commodity increases, its supply will increase, and when the price of a commodity decreases, its supply will decrease. तो क्या बोला गया है? लॉ ऑफ सप्लाई में बोला जा रहा है कि अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो एक कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, और जब उसका प्राइस घटेगा तो उसका सप्लाई भी घट जाएगा. तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज किए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इसका मतलब है लॉ ऑफ सप्लाई में भी कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशंस हम मानेंगे तभी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा. क्या क्या अजम्पशंस है? पहला अजम्पशन, देयर शुड बी नो चेंज इन दी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स का प्राइस में कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए. दूसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो पहले से हो सकता है वही दाम में तुम ज़्यादा बना दो. तीसरा, देयर शुड बी नो चेंज इन दी कॉस्ट ऑफ इनपुट. इनपुट प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो चेंज ऑन द गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का गोल में कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए. ये सब चीज अगर कांस्टेंट है, क्यों देखो, अगर प्रोड्यूसर का गोल में चेंज हो जा रहा है कि नहीं अब हमको सेल्स मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है, अब हमको रिस्क मिनिमाइजेशन करना है, अब बच के चलो, तो वो अपना सप्लाई कम कर देगा, है ना. तो सप्लाई कम क्यों किया? प्राइस की वजह से नहीं, गोल में चेंजेस आने की वजह से. समझ में आ रहा है बात? तो ये सब चीज अगर कांस्टेंट रहेगा तो ही मेरा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है. क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक और चीज, सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन का क्या मतलब है? सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. सप्लाई फंक्शन क्या करता है? एक कमोडिटी और उसका डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो रिश्ता है, वो रिश्ता क्या कहलाएगा, उसी को ये बताता है. समझ में आया? तो व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. सप्लाई और उसका डिटर्मिनेंट्स के बीच में कैसा रिश्ता है, उसी रिश्ता को बताता है. कौन बताता है? सप्लाई फंक्शन. क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब सप्लाई शेड्यूल. अब हम लोग आते हैं सप्लाई शेड्यूल. सर जैसे डिमांड का सब शेड्यूल था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है? यस, वैसे ही है. जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसे ही क्या है? सप्लाई शेड्यूल. व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल इज द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को टेबल के फॉर्म में शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सप्लाई शेड्यूल. जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक टेबल के फॉर्म में शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्लाई शेड्यूल. सप्लाई शेड्यूल दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल. नाउ व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल? जब हम एक फर्म का, एक सिंगल फर्म का सप्लाई को शेड्यूल में शो कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. जब हम 2, 4, 5 मतलब मार्केट में जितना भी सप्लायर है सबका सप्लाई शेड्यूल को, सबका सप्लाई को शेड्यूल में शो कर रहे हैं उसको क्या हो जाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल. क्लियर हो गया पॉइंट? ये जैसे हम लोग डिमांड शेड्यूल बनाए थे उसी तरह से सप्लाई शेड्यूल भी बनता है. चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व. तो व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व इज द पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, एक पिक्चर के फॉर्म में शो करते हैं, उसको बोला जाता है सप्लाई कर्व. ये भी दो तरीका का रहता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और जब हम एक इंडिविजुअल सप्लायर का सप्लाई को कर्व में शो कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया. जब हम पूरा सप्लायर का सप्लाई को कर्व में शो कर रहे हैं तो वो हो गया. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. अब देखो ऐसा नहीं है कि सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा एप्लीकेबल है. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड का भी तो कुछ एक्सेप्शंस है ना, हर जगह तो वो भी एप्लीकेबल नहीं रहता है. तो उसी तरह लॉ ऑफ डिमांड भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं रहेगा. वो कौन कौन सा जगह है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं रहता है उसको हम लोग पढ़ेंगे.
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दो सिर्फ पढ़ाएंगे तुम लोगों को। पहला, सप्लाई ऑफ आर्टिफैक्ट्स, सप्लाई ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कोई हिस्टोरिकल चीज, कोई आर्कियोलॉजिकल चीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकबर बादशाह का जमाना में जो कॉइन था उस कॉइन का प्राइस बहुत बढ़ गया है, अभी बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है। तो क्या तुम सप्लाई भी उसका बढ़ा सकते हो? तुम क्या अकबर बादशाह को कब्र से उठा के बोलोगे चल और कॉइन छाप के, अगले तेरा कॉइन का जो है सप्लाई प्राइस बहुत बढ़ रहा है, अब हम लोग को सप्लाई बढ़ाना होगा। सप्लाई बढ़ सकते हैं उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी छाप के चले गया बेचारा, अब वो फिक्स्ड है नंबर में। समझ में आ रहा? अब इसका दाम जितना भी बढ़े इसका सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं आ सकता है। तो सर आप तो पढ़ाए थे लॉ ऑफ सप्लाई अभी कि लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो हाँ बाबू वो बढ़ेगा, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब ओल्ड कॉइन्स का हो या मान लो पिक्चर का ले लो, माइकल एंजिलो बहुत सारे पिक्चर पेंट किया ना, वो तो बेचारा पेंट करके चले गया। अब मान लो उसका पिक्चर का प्राइस जो है बहुत बढ़ रहा है, तो अब क्या तुम उसको वापस से उठा के बोलोगे चल 2-4 तो और ड्राइंग बनाओ, तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है पिक्चर का, सप्लाई बढ़ाएंगे? नहीं। हिस्टोरिकल जितना भी चीज़ है उसका सप्लाई फिक्स्ड है, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो उसका प्राइस बढ़े या घटे लेकिन उसका सप्लाई क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरा है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है। अब देखो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व का क्या मतलब है। सप्लाई कर्व यहाँ पे जनरली देखो सप्लाई कर्व ऐसा रहता है, अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग में सप्लाई कर्व कैसे रहता है ना, ऐसे रहते हैं। मतलब पहले तो बढ़ा उसके बाद घटना चालू हो गया। अब ये भी देखो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। मतलब देखो यहाँ पे जैसे जैसे तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो जब प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई कुछ दूर तक तो बढ़ा है, लेकिन उसके बाद उल्टा प्राइस बढ़ने से सप्लाई घटने लगी है। ये फिनोमिना तुमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ लेबर, मजदूर लोग का। जैसे कि देखो एक मजदूर है, उसको तुम 100 रुपये घंटा दे रहे हो, वो बोला 5 घंटा काम करे भाई 500 रुपये आ जा रहा है। तुम बोले सुन 150 रुपये घंटा देंगे, वो बोले 150 घंटा दिए 8 घंटा काम कर लेंगे। 8 घंटा काम क्यों, पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तुम बोले कि 200 रुपये घंटा दिए, वो 200 घंटा दिएगा, ठीक है चलो 10 घंटा काम कर लेंगे। अब अगर तुम बोलोगे क्या है मधुमक्खी कहाँ है कहाँ? यार डेली पढ़ने का टाइम कुछ ना कुछ आके आ जा रहा है। है काटता बहुत जोर गए। तो देखो अब अगर हम उसको बोलेंगे कि अब अगर हम तुमको बोलेंगे सब वो जो लेबर है, लेबर को अगर हम बोलते हैं कि सुनो तुमको 200 की जगह हम 500 रुपया पर घंटा दे रहे, तो क्या बोलेगा वो? हम 24 घंटा काम करेंगे। बोलेगा 500 रुपया दे रहे हो तुम, अब तो 3 ही घंटा काम करेंगे। क्या है 3 घंटा में 1500 कमा ले रहे, क्या दरकार उतना मेहनत करने का? यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो जब तुम इनिशियली लेबर का प्राइस बढ़ाते हो, वेजेस बढ़ाते हो, तो वो मोटिवेट होकर ज़्यादा मेहनत करने लगता है। लेकिन एक लिमिट के बाद तुम पैसा बढ़ाने लगते हो तो वो उल्टा ज़्यादा मेहनत करने के बजाय और कम टाइम काम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरा नीड तो फुलफिल हो ही जा रहा है कम टाइम में, तो हम ज़्यादा क्यों टाइम में काम करें। तो ये भी क्या हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट?